शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे गड्ढों पर सवाल, सेल्फी पर बवाल। देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिन मौसम के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण रहने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एक तरफ जहां सरकार प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में कांग्रेस ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके तहत एक और जहां हरीश रावत ने आज हरिद्वार में विशाल पदयात्रा निकाली, तो वहीं दूसरी ओर बदहाल सड़कों पर महिला अपराध समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। इसको देखते हुए कांग्रेस तमाम जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। इसके साथ ही हरीश रावत का कहना है कि वो पदयात्रा के बाद राज्य की सड़क के गड्ढों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालकर सरकार के दावों की पोल खोलने का कार्य करेंगे। वहीं हरीश रावत की इस चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार बरसात के बाद राज्य में सड़कों की मरम्मत पर काम युद्ध स्तर पर शुरू करेगी। वहीं भाजपा का कहना है कि हरीश रावत को मीडिया में सुर्खियों बटोरने की आदत है, इसलिए वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का हुआ निधन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, 72 साल की उम्र में हुआ निधन। बहत्तर साल की उम्र में हुआ है निधन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीताराम येचुरी का हुआ निधन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का हो गया है निधन। बता दें कि 72 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, 72 साल की उम्र में येचुरी का हुआ निधन। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन। बहत्तर वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। लंग्स इन्फेक्शन के चलते हॉस्पिटल में थे भर्ती। काफी लंबे समय से इलाज चल रहा था उनका। दिल्ली एम्स में उन्होंने ली अंतिम सांस। बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको, सीताराम येचुरी का हुआ निधन। 72 साल की उम्र में हुआ निधन। दिल्ली के एम्स में उन्होंने ली अंतिम सांस। लंग्स इन्फेक्शन का करा रहे थे इलाज। सीताराम येचुरी का हुआ निधन। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। वामपंथी नेताओं के तौर पर उनकी एक अलग पहचान रही है और हमेशा वामपंथी विचारधारा को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। अंतिम सांस ली सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने। दिल्ली एम्स में काफी लंबे समय से भर्ती थे। लंग्स इन्फेक्शन से जूझ रहे थे सीताराम येचुरी।
फेफड़ों में संक्रमण के चलते उनको एम्स में भर्ती किया गया था। बहत्तर साल की उम्र में येचुरी का हुआ निधन। लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। पिछले कई दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। हाल ही में येचुरी की अभी फेफड़ों के संक्रमण के चलते उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। हाल ही में बता दें कि कोलकाता की घटना को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन। 72 साल की उम्र में हुआ निधन। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ इनपुट एडिटर अरुण अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, क्या कुछ जानकारी है? सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। सीपीएम के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी जो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और फेफड़े में संक्रमण की वजह से इनको एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। 72 साल की उम्र में येचुरी का निधन हुआ है, सीताराम येचुरी का। ये सीपीएम के वरिष्ठ नेता थे। कहीं न कहीं जो सीपीएम में सीताराम येचुरी के निधन से शोक की लहर है और जो पार्टी के नेता है वो काफी गमगीन माहौल में है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारी जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का हुआ निधन। दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। बता दें कि फेफड़ों के संक्रमण के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती थे। 72 साल की उम्र में उन्होंने ली अंतिम सांस। और बात करेंगे देवभूमि के दंगल की, जहां पर अब गड्ढों को लेकर बवाल छिड़ गया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने कहा है कि वो जल्द ही सड़कों को लेकर जो वीडियोस है, जो खराब सड़कें उत्तराखंड में बन रही हैं, बनी का वीडियो सोशल मीडिया पर मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश के मद्देनजर देहरादून, नैनीताल, चंपावत व बागेश्वर में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से फिलहाल पहाड़ की यात्रा न करने की सलाह दी है। दरअसल बारिश के बीच पहाड़ों से लेकर बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। इसके अलावा भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। वहीं भारी बारिश के बीच सरकार के लिए चारधाम यात्रा का संचालन चुनौतीपूर्ण हो गया है और इसको देखते हुए यात्रियों को हेलमेट पहनने की सलाह दी जा रही है। बता दें कि गढ़वाल कमिश्नर और सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोनप्रयाग के गौरीकुंड के बीच भूस्खलन और डेंजर जोन पर यात्रियों को हेलमेट पहनाकर रास्ता पार कराया जाए। अभी चारधाम यात्रा मार्ग हमारे सुचारू चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जनपदों के लिए रेड अलर्ट और कुछ जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिन जनपदों में रेड अलर्ट जारी किया गया है वहाँ के जिलाधिकारी से मैं टच में हूँ। कल मेरी सभी से बात हुई है, डिटेल में क्या क्या कार्रवाई की जानी है उसके बारे में बात हुई है। लिखित में उनको पहले भेजा जा चुका है ऑफिस के द्वारा। हमारा प्रयास है कि जब तीव्र बरसात होगी या अधिक बरसात होगी तो उसमें क्या क्या मेजर्स लिए जाने हैं, क्या क्या कार्रवाई की जानी है, उसके लिए वो कार्रवाई करें। जिलाधिकारी तैयार हैं सभी उस कार्रवाई के लिए। तो अपना जहाँ जहाँ रास्ते ब्लॉक होने की संभावना है वहाँ पे ऑलरेडी जेसीबी मशीनें और गैंग वगैरह तैनात हैं ताकि किसी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके। 12 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है, तो 12, 13, 14 तक देखेंगे कि जो है उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलती रहेगी। 12 तारीख को जो चेतावनी की बात करेंगे, 12 और 13 तारीख को वर्षण में वृद्धि है। तो 12 तारीख को जो उत्तराखंड के प्लेन्स हैं और उससे लगे हुए जनपद हैं, जैसे कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर हैं खास करके, या बागेश्वर जनपद है, और ऐसे गढ़वाल में जो पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार जनपद है, वहाँ जो है कुछ स्थानों पे भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा की संभावना है।
वहीं उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश के बीच राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव से पहले भारी बारिश के बीच सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस कड़ी में हरीश रावत ने सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ हरिद्वार में विशाल पदयात्रा निकाली। हरीश रावत ने राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था के साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर ये पदयात्रा निकाली। वहीं हरीश रावत का कहना है कि पदयात्रा के बाद अब राज्य की बदहाल सड़कों को लेकर सरकार की पोल खोलेंगे। उनका कहना है कि जिस वजह से सड़कों के गड्ढों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डालेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड कांग्रेस ने भी आने वाले दिनों में जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं। मुख्यमंत्री जी से लेकर के राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य जिस प्रकार का आचरण उनका है, मुख्यमंत्री जी को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। राजा की तरह व्यवहार न करें, चुने हुए मुख्यमंत्री की तरह काम करें, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि उनके विभाग में ट्रांसफर, पोस्टिंग, अटैचमेंट कैसे हो रहे हैं उनको पता ही नहीं है, चेतावनी पत्र जारी कर रहे हैं। राज्य की एक मंत्री FIR करा रही है पुलिस में कि मेरे पति का नाम पासपोर्ट में, आधार कार्ड में और अपने तमाम रिकॉर्ड में कोई महिला दर्ज करके और उनके घर से बहुत बड़ी चोरी करके चली गई। राज्य के अंदर मंत्रिमंडल की बैठक लगातार 2 बार स्थगित हो गई, मंत्रिमंडल की बैठक हो नहीं पा रही। शिक्षकों की हड़ताल, राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर, पूरा प्रदेश आपदा से ग्रस्त, महिलाओं के खिलाफ लगातार हिंसा के मामले जिसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। कुछ इस तरह की घटनाएं हुई है जो वाकई गंभीर है और चिंतनीय है और इसमें हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। और सरकार बहुत बेहतर कानून बना रही है और उसी के चलते जो अपराधी हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो अपनी बहन बेटियों की असमत के साथ खेलने का काम कर रहे हैं, उनकी जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। हमारी बहन बेटी की आबरू केवल एक बार असमत लूटने का काम होता है, लेकिन कांग्रेस बार बार सड़कों पे आकर या प्रेस के माध्यम से बार बार उसकी असमत को लुटाने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहन बेटियों की जो असमत है उसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में हो रही भारी बारिश ने मौसम को तो सर्द कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्य का सियासी पारा गरमा दिया है। सवाल यह है कि आखिर भारी बारिश के बीच राज्य में गरमाई सियासत कब शांत होगी? क्या कांग्रेस का दबाव सरकार को कार्य करने पर मजबूर करेगा? आखिर क्यों डबल इंजन के राज में भी सरकार राज्य का विकास नहीं करा पा रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो जिस तरीके से कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो जमीनी मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार को घेरने की कवायद तेज कर दी गई है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद परवान जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, वरिष्ठ केडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रमोद जी से करते हैं। प्रमोद जी, कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रही है इस समय उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर। धरातल पे जिस तरीके से अब कांग्रेस नजर आ रही है, आज सूर्यकांत धस्माना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ हरीश रावत जी ने भी मोर्चा खोल दिया है। हरीश रावत जी का कहना है कि पदयात्रा के बाद वो सड़कों का हाल भी जानेंगे, वहां पर सेल्फी लेंगे, वीडियोस बनाएंगे और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना है जिस तरीके से कांग्रेस जो है बहुत गंभीरता के साथ मुद्दों को उठा रही है? सबसे पहले मैं के न्यूज का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जन मुद्दों पर आपने ये बहस यहाँ पर शुरू की है और निश्चित तौर पर कांग्रेस आक्रामक रूप में जो है जनता के सवालों को लेकर के अगर सरकार से आंख मिला करके अगर सवाल पूछ रही है तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसी सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इस राज्य का प्रमुख विपक्षी दल है और जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सवाल आम जन के मुद्दे के सवाल हैं। कांग्रेस अपने सवाल थोड़ी उठा रही है, जन के मुद्दों के सवालों को उठा रही है। आज जिस तरह से इस उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से सड़कों की जो दुर्दशा है वो आप देख रहे हैं। ये देखना पड़ता है कि
गड्ढों में सड़क है या सब एक तो गड्ढों का है। आप अभी मैं आपके चैनल पे एक नई भाजपाई बनी हुई है एक मैडम जो कह रही थी कि कांग्रेस जो है महिलाओं के अत्याचार बलात्कार पर जो है राजनीति करती है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अत्याचार बलात्कार उनके नेता करते हैं और राजनीति की बात ये हमसे कहते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये अगर हरीश रावत जी इस प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, यदि उन्होंने किसी बात को कहा है तो उस बात का अपने आप में बड़ा वजन होगा। और निश्चित रूप में हरीश रावत इस प्रदेश के खेनवार हैं, इस प्रदेश के जो है हितैषी हैं, इस प्रदेश की चिंता करने वाले हमारे इस प्रदेश के कांग्रेस के ही नहीं बल्कि इस पूरे प्रदेश के बड़े नेता हैं। आज जिस तरह से दुर्घटनाएं सड़कों पर हो रही हैं, आखिर जिम्मेदार होगा। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त है, आप बताएं कौन जिम्मेदार होगा? आखिर सवाल कांग्रेस सरकार से सवाल पूछेगी या ना पूछे, आप बताएं। यदि कांग्रेस सरकार से सवाल ना पूछे तो प्रमोद जी, मैं वही तो कह रही हूँ कि इस बार कांग्रेस काफी गंभीर नजर आ रही है मुद्दों को लेकर। ये गंभीरता बनी रहे, अगर विपक्ष इतना ही गंभीर हमेशा रहे तो शायद जनहित के जो मुद्दे हैं वो बहुत जल्दी समस्याएं जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। खैर वापस आते हैं, क्योंकि हरीश रावत जी के बयान के बाद मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दे दिए हैं अधिकारियों को कि सड़कों के जो गड्ढे हैं उन्हें भरा जाए। तो इससे बेहतर क्या होगा जनता के लिए? आप ऐसे ही मुद्दे उठाते रहिए, जनता का विकास होता रहेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हरीश रावत इस प्रदेश के बरगद के पेड़ हैं, बहुत बड़े नेता इस प्रदेश के हैं। उनका कहने का मतलब है कि धामी जी को काम करना ही पड़ेगा, राज्य की सरकार को काम करना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पूर्ण रूप से पहले भी आक्रामक थी और आज भी जन की समस्याओं को लेकर के, जन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस अपना ठीक है पूर्ण रूप से जो है सरकार वापस आते प्रमोद जी। संजीव वर्मा जी, कांग्रेस बहुत गंभीरता के साथ उन तमाम मुद्दों को उठा रही है। केदारनाथ उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ केदारनाथ रक्षा यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ हरीश रावत जी पदयात्रा कर रहे हैं, तीसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अभी वो सड़कों के साथ सेल्फी लेंगे, उसके बाद सोशल मीडिया पर अपलोड भी करेंगे। तो चौतरफा जो है वो सरकार को घेरने की जो रणनीति है वो हरीश रावत जी ने बना दी है और हरीश रावत जी इस वक्त कुछ ज्यादा ही गंभीर नजर आ रहे हैं और लगता है कि कांग्रेस 2 उपचुनाव जीतने के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गई है। जी देखिए, सबसे पहले तो मेरे मित्र कपरवान जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हरीश रावत जी बरगद का पेड़ है जो किसी को पनपने ही नहीं देते। आसपास जो भी पनपने की कोशिश करता है वो स्वयं ध्वस्त हो जाता है। भस्मासुर की भूमिका में इस समय, और अभी कुछ समय पहले माननीय प्रीतम सिंह जी ने भी इस प्रकार की टिप्पणी करी थी कि रावत वर्सेस रावत का युद्ध चल रहा है कांग्रेस के अंदर। हरक सिंह रावत और हरीश रावत जी के बीच जो द्वंद्व युद्ध चल रहा था, जो कांग्रेस के अंदर लगातार जो एक अंतर कलह का वातावरण चल रहा है, विनम्र निवेदन है कि कृपया करके बीच में इंटरप्ट ना करें। कांग्रेस के लोग स्वयं ही अपनी पोल अपने आप ही खोल देते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की टिकट टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। और यशी जी अभी जो आपने एक यात्रा की बात करी, तो वो वर्चस्व यात्रा है, वो कांग्रेस की वर्चस्व यात्रा है। अपना वर्चस्व बचाए रखने के लिए और किसका वर्चस्व पार्टी के अंदर रहना है उसको एक तरह से कांस्टेंट रखने की एक यात्रा कांग्रेस के अंदर चल रही है। अभी तक कांग्रेस के अंदर 2 गुट हुआ करते थे, प्रीतम सिंह गुट और एक हरीश रावत गुट। अब उन गुटों में निरंतर वृद्धि होने लगी है। अब गणेश गोदियार गुट, महारा गुट, हरीश रावत गुट, प्रीतम सिंह गुट, यशपाल आर्य गुट और तमाम इस तरह से अब एक जो रस्साकशी हो रही है कि
जो जीतेगा वो कांग्रेस का नेतागिरी करे और बाकी को सबको घर बैठाने के लिए सब लोग एक दूसरे के नहीं संजीव जी, देखिए गुट चार्ज जितने भी बन रहे हो, मोर्चा तो बीजेपी के खिलाफ एक साथ ही खुल रहा है। फर्क नहीं पड़ता कि करण महाराज जी क्या कर रहे हैं, हरीश रावत जी क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो खामियाजा भुगतना है वो तो बीजेपी को भुगतना है। यशी जी देखिए, वो केवल मंच के ऊपर दिखाने के लिए ये लोग एक सेल्फी खिंचवाने के लिए, और जो पत्रकार एक फोटो खींचते हैं वो तब तक ही एकता दिखाई देती है जैसे ये मंच से नीचे उतरते हैं, उसके बाद फिर खंजर निकल आते हैं एक दूसरे के लिए। मैं वही तो कह रही हूँ, आप फिर उसी बात का डिस्कशन कर रहे हैं। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा, इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है। बीजेपी को तो अब चेत जाना चाहिए। 2 उपचुनाव हार गए हैं आप, लोकसभा के बाद कुछ ही दिनों बाद जब ये चुनाव हुए तो आप 2 उपचुनाव हार गए हैं। आपको अब आगे और केदारनाथ को बचाना है, केदारनाथ की सीट को बचाना है। आप पहले उसको लेकर तैयारियां करिए। कांग्रेस का जो अंतर्द्वंद है वो तो उनको ले डूबेगा अगर ज्यादा हुआ तो, वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन आप फिलहाल अपनी तैयारियां तो करिए। इससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? यशी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पर विकास कार्य करती है। विकास के मुद्दे पर हम प्रत्येक चुनाव में जाते हैं, कोई छोटे छोटा चुनाव हो, बड़े से बड़ा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ती है। और यही एक बड़ा कारण है कि हम एक बड़े अंतर से, प्रचंड बहुमत से प्रत्येक चुनाव को जीतने का काम करते हैं। अभी आप जो 2 उपचुनाव की बात कर रहे हैं, आप मंगलोर की यदि आप बात करते हैं तो आपको उसके अतीत में जाना होगा। अब पिछले 3-4 टेन्योर से भारतीय जनता पार्टी वहां पर तीसरे चौथे नंबर पर आया करती थी मंगलोर में, और इस बार मात्र 400 वोट से भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई। और 400 वोट भी एक षड्यंत्र के तहत जो कांग्रेस पार्टी ने एन चुनाव वाले दिन जो षड्यंत्र रचा और जो वहां पर झूठ बोलकर एक भ्रम जाल और एक प्रपंच फैलाया गया, गुमराह किया गया लोगों को, और उसी की वजह से मात्र 400 वोटों से कांग्रेस बढ़त बनाने में कामयाब रही और भारतीय जनता पार्टी को 400 वोट मात्र कम मिले। और हम वहां पर कम वो मतलब एक तरह से हार कर भी जीते हैं। रणनीतिक जीत है भारतीय जनता पार्टी की। आप ये देखिएगा, हमारा जो वोट परसेंटेज है, वोट परसेंटेज में बहुत जबरदस्त वहां पर वृद्धि हुई है, बहुत जबरदस्त वृद्धि हुई है। कांग्रेस को जो अहंकारी कांग्रेस है, जो अहंकारी कांग्रेस है, इनको संजीव जी देखिए, सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, इसलिए आप इसको अपनी जीत मान के चल सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल जीत नहीं है। हार होती है चाहे वो 1 वोट से हो। ठीक है, वापस आते चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद शांति प्रसाद जी का रुख करते हैं। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं गड्ढों पर सवाल, सेल्फी पर बवाल। चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं सीधे। शांति प्रसाद जी, कांग्रेस अब कहीं ना कहीं धरातल पे जो मुद्दे हैं उनको बताती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से जो जमीनी मुद्दे हैं उनको लेकर अब कहीं ना कहीं गंभीर नजर आ रही है कांग्रेस। क्या कहना है इस पर? सबसे पहले तो देखिए जी, एक बात तो हमको स्वीकारना पड़ेगा कि उम्र के इस पड़ाव पे भी हरीश रावत जी के अंदर राजनीतिक जोश की कोई कमी नहीं है। अकेले नेता हैं जो कभी केदारनाथ में दिखते हैं, तो कभी ऋषिकेश में दिखते हैं, तो कभी हरिद्वार में दिखते हैं, कभी पिथौरागढ़ में दिखते हैं, तो कभी मंगलौर में दिखते हैं। कहने का मतलब है, बुनियादी सवालों पर हरीश रावत जी कुछ ना कुछ करते हुए दिखते हैं। ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। अब आ जाइए दूसरी बात, कांग्रेस के शासनकाल में भी सड़कों पे गड्ढे, गड्ढों पे सड़कें, ये किसी से छुपा नहीं है। अगर आप पुराने वीडियो देखेंगे, अपनी डिबेट्स देखेंगे,
तो आपको दिखेगा कि कांग्रेस के ऊपर भी यही आरोप लगे। बावजूद इसके यदि हरीश रावत जी सवाल उठा रहे हैं तो लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा है, उसके तहत उनको ये साधुवाद दिया जा सकता है। मगर अब बात आती है वट वृक्ष की, तो हरीश रावत जी को यह बताना पड़ेगा कि जिस बेटे को वो ले लेकर घूम रहे थे सांसद बनाने के लिए, कभी वो भी संघर्ष करते हुए दिखेंगे या केवल चुनाव लड़ने के बाद अपने गांव में या अपने घर में या होटल में सोए रहेंगे? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। करण मेहरा जी चुपचाप क्यों हैं? वो केवल कार्यालय के अंदर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? यही चीज प्रीतम भाई की भी है। ये लोग करण महाराज जी तो इस वक्त दुख में है, उनकी नियुक्तियां अभी निरस्त कर दी गई है हाल ही में। मूसलाधार बारिश में भी केदारनाथ यात्रा पर हैं। प्रमोद कपरवान जी, मैंने पहले भी कहा था बीच में इंटरप्ट नहीं करिएगा। अब सवाल खड़ा होता है प्रमोद कपरवान जी प्लीज। भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीतिक बेईमानी अब आम जनमानस के मन मस्तिष्क में बैठ चुकी है कि ये स्मार्ट सिटी के नाम पर भी घोटाला कर गए और उत्तराखंड के अंदर ऐसी कोई योजना नहीं है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उसमें 6-6 बार काम ना हुआ हो। सड़कें बनती है, टूटती है, फिर रिपेयर हो रही है, पुल बनते हैं, गिरते हैं, फिर बन रहे हैं। कहने का मतलब है ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र अब जनता की समझ में आ गया है। अच्छा शांति प्रसाद जी, मुझे एक बात बताएंगे, कौन सी ऐसी सड़कें हैं जो सालों साल चलती हैं? सड़कें तो बनती हैं, टूटती हैं, फिर बनती हैं, फिर टूटती हैं, सालों साल काम चलता ही रहता है सड़कों का। तो यसी जी 5 साल की अवधि होती है किसी भी सड़क की। ये नहीं होती कि जनवरी में बने और फरवरी में रिपेयर हो जाए। ऐसा नहीं होता कि जून में पुल बने और जुलाई में नीचे गिर जाए। ऐसा नहीं होता। गुजरात की कंपनियां हैं वो तो ठीक है, 1 महीने भी चल रही, बड़ी बात है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को ये तो बताना तो पड़ेगा ना कि जब काम करने वाले गुजरात के लोग ज्यादा हो गई, प्रमोद कपरवान जी, अभी मैं आती हूँ, उसके बाद भीड़ ज्यादा होती है तब ज्यादा हो गई, अब यात्रा कैंसिल कर दीजिए। अब बरसात हो गई तो कह रहे ज्यादा बरसात हो गई, यात्री घर से बाहर ना निकले। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बताना तो पड़ेगा भाई, प्रदेश जो है आपदाग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ आपदा आती रहती है, उसके बावजूद यदि आप यात्राओं को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, हर बार बहाना बना रहे हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे। और जब सवाल खड़े होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब जवाब नहीं बनता तो ये पगले झांकते हैं, और जब इनसे कोई सवाल बिल्कुल नहीं बनता तो जय श्री राम। इनके पास कोई काम नहीं है घोटाले के अलावा और राम के नाम से ठगने के अलावा। और आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जनता ये सवाल पूछ रही है कि आप केदारनाथ में किस मुंह से जाओगे? चंदा चोरी का आरोप आप पे लग गया, उत्तराखंड में मंदिरों से सोना चोरी का आरोप आप पे लग गया। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जवाब देने की बजाय यदि इधर उधर की बात करेगी और किसी पार्टी के नेताओं पर अनाप शनाप बयानबाजी करेगी तो निश्चित रूप से सवाल तो खड़े होने हैं भाजपा पर। ठीक है, अरुण शर्मा जी का रुख करते हैं। अरुण जी, इस वक्त हरीश रावत जी काफी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और हरीश रावत जी को हालांकि समय समय पर आदत है कि वो मीडिया में रहे, बने रहे, दिखते रहे, चाहे वो मौन व्रत के जरिए हो या अपनी पदयात्रा के जरिए। और अब उन्होंने कहा है कि वो सेल्फी लेंगे सड़कों के गड्ढों के साथ और सोशल मीडिया पर सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस काफी गंभीर है और जैसा कि अभी आरोप कई लग चुके हैं बीजेपी पर, चंदा चोरी का आरोप लग चुका है, जिस तरीके से सोना चोरी करने का आरोप, साथ ही साथ जो केदारनाथ मंदिर बनाने की बात कही जा रही थी वो भी, इन तमाम मसलों पर अब कांग्रेस काफी आक्रामक नजर आ रही है। क्या लगता है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या बीजेपी को? यशी देखिए, कल ही हरीश रावत ने पहाड़ी रायते की दावत दी थी तमाम मीडिया कर्मियों को और अपने लोगों को, और ये हरीश रावत का सगल है। कभी आपको जलेबी बनाते हुए नजर आएंगे, कभी पकोड़े तलते हुए नजर आ जाएंगे, कभी पान बनाते हुए नजर आ जाएंगे। तो उनका शगल है और उनका स्टाइल है राजनीति करने का। वो हमेशा कहीं ना कहीं खबरों के बीच में से अपने को धूमकेतु की तरह बाहर निकालते हैं, और जब तमाम खबरें ठंडी पड़ रही होती है तो कहीं ना कहीं हरीश रावत किसी न किसी मुद्दे पर उस माहौल को गर्म कर देते हैं। ये
पुराना सगल है। और उनका निश्चित तौर पर ये तो पक्की बात है कि आज उनसे वरिष्ठ कोई नेता नहीं है जो 3 बार लोकसभा का सदस्य रह चुका हो, 1 बार राज्यसभा का रह चुका हो और केंद्रीय मंत्री रह चुका हो, मुख्यमंत्री रह चुका हो। लेकिन एक चीज और भी सही है कि हरीश रावत ने जिस तेजी से पार्टी को उठाया था उसी तेजी से डुबाया भी था। और अगर हरीश रावत की उलटबांसियां ना होती तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो हमने 22 का चुनाव देखा उसमें कहीं ना कहीं आए। प्रमोद भाई आप चुप रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको प्रमोद भाई आपको डिबेट में बैठने की तमीज नहीं है। आप हमेशा दूसरे के बीच में टोकाटाकी करते हैं। आप चुप रहने का, सुनने का भी कोशिश करिए। आपकी आदत बन गई है दूसरे को बीच में टोकने की। सुन लिया कीजिए, और अगर सुनने की तमीज नहीं है तो मत बैठा कीजिए। हमने आपकी बात शांति से सुनी, अब आपके पेट में दर्द नहीं हुआ, अब हम बोल रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। यशी दूसरी ओर निश्चित तौर पर चाहे कोई भी राज रहा हो इस प्रदेश में, उसमें समय समय पर बरसात में सड़कें टूटती हैं, भूस्खलन होते हैं, और ये तमाम सरकारों के समय होता है। एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि हमारा मीडिया जब 4 धाम की सड़कें बंद होती है उसे प्रमुखता से दिखाता है, लेकिन जब वो सड़कें ठीक हो जाती है तो वो खबरें नहीं चलाई जाती, जिससे एक असमंजस की स्थिति बनती है। और जो तीर्थ यात्री हमारे यहाँ आने होते हैं वो उनको कहीं ना कहीं रुकावट का सामना करना पड़ता है। ये एक वो है। दूसरी चीज देखिए, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो अभी उपचुनाव हुए, इसके बाद कांग्रेस निश्चित तौर पर उत्साह में और होना भी चाहिए, क्योंकि उनको जितनी चीजें वो चाह रहे थे उतनी तो नहीं मिली, पर काफी हद तक उनको काफी चीजें मिली हैं। वो 99 तक आ गए हैं। हालांकि वो 240 का आंकड़ा छूने के लिए अभी बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ की सीट उन्होंने जीती है, अच्छी बात। केदारनाथ सीट पर स्वाभाविक दावा मनोज रावत का है जो 1 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन वहां पार्टी के कुछ बड़े नेता जैसे हरक सिंह टिकट मांग रहे हैं, तो पार्टी को उससे भी 2-4 होना पड़ेगा, क्योंकि हरक सिंह और हरीश रावत का जो संग्राम है वो जग जाहिर है। जब हरक सिंह कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे तो यही हरीश रावत थे जिन्होंने उन्हें दरवाजे के बाहर 6 दिन तक खड़ा रखा था, और उसके बाद छोटे से वॉर रूम में उनको सदस्यता कराई थी। क्या वो चीजें बाकी सब लोग भूल गए? और उसके बाद लगातार इनकी टसन सामने आती रही है। हरीश रावत प्रीतम की टसन सामने आती रही है, और हाल में जो गैरसैंण में विधानसभा सत्र हुआ, प्रीतम तो उसमें गए भी नहीं। क्या ये सब लोग भूल जाते हैं? तो ये तमाम चीजें हैं। कांग्रेस अभी देखिए उत्साह में है, लेकिन आंतरिक गुटबाजी से भी 2-4 हो रही है, और उस गुटबाजी का उसे समय समय पर खामियाजा भुगतना पड़ता है। और अभी हाल में ही जो इनकी प्रभारी है शैलजा, जब उन्होंने दिल्ली में मीटिंग बुलाई थी, या अभी सह प्रभारी 3 दिन पहले देहरादून आए थे, तो दोनों अगर मीटिंगों का सार निकल के आया तो वो ये आया कि बड़े नेताओं ने ये कहा कि गुटबाजी से दूर रखो कांग्रेस। ये जो कांग्रेस गुटबाजी है ये कांग्रेस को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तैयारी के मामले में हमेशा कांग्रेस से बहुत आगे रही है। बूथ कमेटियां बना के रखती है, पेज पन्ना प्रमुख तब बना के रखती है, लेकिन कांग्रेस जब चुनाव आता है तो उसको एकदम से सारे काम याद आते हैं, और तब ये सारी एक्सरसाइज शुरू होती है। तो निश्चित तौर पर केदारनाथ चुनाव सामने है। अभी थोड़ी देर पहले करण महारा की यात्रा में हमारे एक साथी गए हैं, जयेंद्र रमोला, जो ऋषिकेश से पिछला चुनाव लड़े थे विधायक का, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करके वो दिखाया सीन कि वहां बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, और उस बारिश में भी पदयात्रा जारी है। तो ये अच्छी बात है। वो जो मौसम की चुनौतियां हैं उससे भी जूझते हुए कांग्रेस की पदयात्रा अपने निश्चित गंतव्य तक आगे जा रही है, ये अच्छी बात है। और ये एक पूरे प्रदेश को एक मैसेज भी है, खासकर कांग्रेस को मैसेज है कि अब आपको सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए सत्ता के दरवाजे बहुत दूर होते जाएंगे। जी बिल्कुल। प्रमोद कपरवान जी, अब अपनी बात को पूरा कर सकते हैं।
अनम्यूट कीजिएगा। प्रमोद कपरवान जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी जी जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी जन मुद्दों को लेकर के, जनता के सवालों को लेकर के लगातार संघर्षरत रहती है। और इसमें अगर मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो डिबेट है, ये डिबेट जो है गड्ढों पर है। आप ये बताएं ना, जो ये पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि आखिर जब जो आप जो है ये टोल बैरियर पे जाते हैं तो 150 रुपए आपका कटता है, एक बार का 150 रुपए कटता है। क्या इसलिए करता है कि आप गड्ढों में गाड़ी को चलाएं? क्या ये सरकार की जवाबदेही नहीं है कि आपको अच्छी सड़कें मिले? क्या ये सरकार की जवाबदेही नहीं है कि क्या कहते हैं आपको जो है कानून व्यवस्था अच्छी मिले? क्या ये सरकार की जवाबदेही नहीं है कि इस प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था में जो जंगल राज चल रहा है उसको ठीक किया जाए? क्या ये सरकार की जवाबदेही नहीं है कि जो बेरोजगारी की लंबी लाइन इस प्रदेश के अंदर खड़ी है उसको, बेरोजगारी को कम किया जाए? और जब कांग्रेस इन सवालों का जवाब लेकर के आती है तो पैनलिस्ट और जो स्वतंत्र पत्रकार के रूप में भी है, वो भी कांग्रेस की बुराई करने का काम करते हैं। मुझे बड़ा अजीब और गजीब मुझे लगता है कि ये किस तरह की ये बात करते हैं। प्रमोद जी, मुझे ये बताइए पहले तो ये माइंडसेट कहाँ से आता है कि हम पत्रकार हैं तो हम कांग्रेस की बुराई नहीं कर सकते? हम सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। आप वो चाहे बीजेपी और चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी को बड़ा बुरा कहो तो किसी को बुरा नहीं लगता है, लेकिन कांग्रेस को कह दो तो हम पत्रकार नहीं रहते हैं। ये मानसिकता पहले तो बदलने की जरूरत है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इतनी मूसलाधार बारिश में अगर कोई अपनी सेना को लेकर के सड़कों पर है और फिर आप उसपे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है कांग्रेस के समय में भी जो है सड़कों एक गड्ढे होते थे। प्रमोद जी, अभी शायद आपने अरुण जी को सुना नहीं। आखिरी वक्तव्य में उन्होंने यही कहा कि मूसलाधार बारिश हो रही है, उसके बाद भी पदयात्रा चल रही है, जो कि कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। ये आपने नहीं सुना? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप में सुनने का ये तो पूरी दुनिया देख रही है, पूरे उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं कि इतनी मूसलाधार बारिश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपनी पूरी सेना को लेकर के केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप में कांग्रेस जो है इस समय जन समस्याओं को लेकर संघर्षरत है। जन समस्याओं को लेकर अगर भारी बरसात में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी तो इसका फायदा कांग्रेस को ही होगा, हम पत्रकारों को नहीं होगा सर। निश्चित होगा। और मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ, संजीव वर्मा जी हमारे मित्र हैं, कि भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ से भी हम आपका बिस्तरा बंधवाने का काम कर देंगे। चलिए, तो आने वाला वक्त बताएगा संजीव जी। जैसे जी बिस्तर बांधने की बात बिस्तर बंधवाने की बात वो लोग कर रहे हैं। कपरवान जी अपनी बात रख दिए, अब अपनी बारी प्लीज, अपनी बारी। प्रमोद कपरवान जी, बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। अपनी बारी में ठीक है। हाँ, आपके बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, अपनी बारी में बोलेंगे, अच्छा रहेगा। जैसे जी देखिए, बिस्तर बंधवाने की बात वो लोग कर रहे हैं जो लोकसभा चुनाव में 500 की 500 सीटों पर जिनको धूल चटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ऐसी स्थिति में आज जो पूरी तरह से जनता के द्वारा नकारे गए, त्यागी हुए ऐसे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अभी जो हरिद्वार का पंचायत चुनाव हुआ था, 26 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का हरिद्वार पंचायत में आया है। तो उस चीज को देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो कल था वो आज उससे ऊपर है और कल उससे भी ऊपर जाने वाला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, हम लोग ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, हम विकास के एजेंडे पर काम करते हैं, हम कांग्रेस की तरह झूठ नहीं बोलते। जिस तरह से अभी विगत लोकसभा का चुनाव कुछ ही दिनों पहले समाप्त हुआ है, उसमें अब ये देखिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी
हमारे वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी जो अपने किए हुए कार्यों को गिनवा रहे थे और जितने भी अपने गरीब वर्ग को, चाहे आवास योजना हो, जनधन हो, रसोई गैस की बात हो, हर घर नल की बात हो, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक डेवलपमेंट पूरे देश भर में हुआ है, जो विदेशों में आज भारत की साख ऊंची हुई है, हमारा मस्तक ऊंचा हुआ है, उसके उल्लेख कर रहे थे। वहीं कांग्रेस पार्टी जो एक संविधान की पुस्तक का मजाक उड़ाते हुए एक पूरे देश भर को गुमराह करने का काम कर रही थी, जो संविधान पर झूठ बोल रही थी, जो लगातार बोल रही थी कि ये 400 पार आ जाएंगे तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे, दलित आरक्षण खत्म हो जाएगा, ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी जी, जिन्होंने ओबीसी आरक्षण का खुलकर विरोध किया था मंडल कमीशन के तहत, खुलकर विरोध संजीव जी, देखिए आप बहुत अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, देश के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे बैठेंगे तो 1 घंटे की डिबेट बहुत कम पड़ जाएगी। मेरी बात सुनिए पहले संजीव जी, मेरा सीधा सीधा सवाल ये है आपसे। प्रमोद तपरवाल जी, एक सेकेंड, नहीं संजीव जी, नो आई विल नॉट अलाउ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। नहीं संजीव जी, बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल ये है, आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, क्या सड़कों में गड्ढे नहीं हैं? हाँ या ना? यशी जी, देखिए बरसात का मौसम चल रहा है। अरे बरसात से पहले भी तो संजीव जी, देखिए ये गलत बात है, ठीक है? आप ऐसे नहीं कह सकते बरसात का मौसम चल रहा है तो सड़कों पे गड्ढे होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है। आपने जो दुर्दशा स्मार्ट सिटी के नाम पे कर रखी है ये आपको बहुत भली भांति मालूम है। यशी जी, मेरी सुनने दीजिए प्लीज। देखिए मैंने कहा बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसा नहीं हुआ है कि 2024 में है कि बरसात में ही गड्ढे हुए। इससे पहले भी जब बरसात का मौसम हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड का जो एक भौगोलिक अवस्था है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो अन्य प्रदेशों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बरसात का मौसम पूर्ण भी नहीं हुआ है, बरसात का मौसम पूरा होने से पहले उन्होंने अपनी हाई लेवल कमेटी की जो बैठकें हैं वो उसमें इस प्रकार का पूरा एक निर्णय ले लिया है कि जैसे ही बरसात का मौसम समाप्त होगा हम लोग युद्ध स्तर पर जो हमारी स्टेट हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं और जो हमारी शहर की सड़कें हैं, गांव की सड़कें हैं, उन सबको पूरा का पूरा, चाहे पैचवर्क की बात हो, चाहे जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो सड़कें बह गई हैं अतिवृष्टि के कारण, उन सभी के ऊपर युद्ध स्तर पर काम करेंगे और बहुत ही शीघ्र से शीघ्र हम अपनी तमाम सड़कों को पूरी तरह से दुरुस्त करेंगे। आप कांग्रेस के शासनकाल में देखिए ना, 3-3, 4-4 महीने तक सड़कें बन नहीं पाती थी, गड्ढे। संजीव जी, अच्छा ये बताइए, अब मैं कांग्रेस के शासनकाल की चर्चा क्यों करूं? मैं क्यों करूं? मुझे एक रीजन दीजिए कि मैं कांग्रेस के शासनकाल की चर्चा क्यों करूं? कांग्रेस ने, देखिए संजीव जी, मैं हमेशा कहती हूँ कांग्रेस ने जो किया जनता ने उसका जवाब दिया। कांग्रेस आज विपक्ष में बैठी है, ठीक है? आपको अगर जनता ने मौका दिया है, 2 बार से आप लगातार सत्ता में हैं, तो जाहिर है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो काम कांग्रेस ने नहीं किया उनको बखूबी करिए। अब कांग्रेस की सरकार में गड्ढे होते तो हमारी सरकार में भी होंगे, ये रीजन नहीं है, ठीक है? और चीजें बेहतर हो, अच्छी हो व्यवस्थाएं, यही हम चाहते हैं, ठीक है? संजीव जी, अब 1 सेकंड रुकेगा। शांति प्रसाद भट्ट जी, यशी जी, मैं एक लाइन में बात अपनी समाप्त कर रहा हूँ। यशी जी, देखिए कोई कठिनाई आती है, कोई प्रॉब्लम आती है और उसका प्रॉब्लम आने के बाद उसका यदि सॉल्यूशन होता है और सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम करती है, तो ये गुड गवर्नेंस का एक जीता जागता उदाहरण होता है और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में होता है। अभी जैसे ही बारिशें थोड़ी सी कम होंगी, कोई भी गड्ढा, उसके बाद मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आप जैसे बारिशें कम होती हैं उसके बाद एक डिबेट आप जरूर रखिएगा कि ये फलाने सड़कें टूटी हुई थी और आज उन सड़कों की क्या हालत है। चलिए संजीव जी, डन, ये तय रहा कि बरसात के मौसम के बाद हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे कि आपने उन गड्ढों को भरवाने का काम किया और कितना बेहतर किया, ये इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे।
ठीक है, शांति प्रसाद जी। यशी जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को जो एप्रिसिएशन है वो भी प्राप्त करना चाहूंगा कि सरकार को जो अच्छे काम कर रही है उसको एप्रिशिएट भी आप करवाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी। के यशी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बरसात में सड़कें टूटी हैं और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में त्राहिमाम मची हुई है। पहाड़ के पहाड़ धड़क रहे हैं, चाहे फिर वो नारायणगढ़ का मामला हो, चाहे फिर वो पिथौरागढ़ का हो, चाहे उत्तरकाशी का हो, या वर्तमान में केदारनाथ की स्थिति हो। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस यदि जनहित के मुद्दों पर केदारनाथ की तरफ जा रही है तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि अस्थायी राजधानी देहरादून के अंदर पूरे प्रदेश के श्रमिक जो हैं आंदोलन कर रहे हैं। वो जल संस्थान के जो आउटसोर्सिंग श्रमिक हैं वो यहाँ पर अपने भविष्य को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, भरी बरसात में भीग रहे हैं। उनको सरकार रोक रही है सड़क पर, पुलिस के दम पर लाठियां चला रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, चलो भारतीय जनता पार्टी तो अत्याचारी पार्टी हो गई, लाठी डंडे चलाती है, पुलिस के दम पर सत्ता चलाती है, मुझे कांग्रेस का एक नेता नहीं दिखा जिले स्तर का। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी होल्ड ऑन। शांति प्रसाद जी एक सेकंड। प्रमोद कपरवान जी जवाब दीजिए। यशी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के दरवाजे पे जन समस्याओं को लेके जो भी आएगा, कांग्रेस प्रतिबद्ध है इस राज्य के लोगों के हक हकूकों की लड़ाई को लड़ने के लिए। इस प्रदेश के प्रत्येक जनमानस की समस्याओं को सड़क पे उठाने के लिए और संसद में उठाने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। मैं शांति भाई को यही कहना चाहता हूं कि यदि उस जो संगठन का कोई व्यक्ति अगर कांग्रेस के लोगों से मिलेगा तो निश्चित रूप में हमारे बड़े नेता उनके लिए एक पैर पे बिल्कुल खड़े होने का काम करेंगे, क्योंकि ये राज्य हमारा है, राज्य के लोग हमारे हैं और हमें अपने लोगों की पीड़ा दिखती है, हमारे अपने लोगों की पीड़ा का हमें आभास रहता है। प्रमोद जी, अभी आपने कहा कि आपका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, आप कह रहे हैं आपको पीड़ा दिखती है, ये कैसी पीड़ा दिख रही है आपको? फिर अब व्यक्ति को अगर मदद चाहिए तो वो आपका दरवाजा खटखटाए पहले। राजनीतिक नौटंकी बंद करें, अभी पहले नॉक करना पड़ेगा। श्री राम चौक में हो सकता है कि वो हमारे यहाँ नेता तो पहुंच गए, मगर ना वहाँ कांग्रेस का दिखा ना भाजपा का दिखा। आंदोलन में हरीश रावत जी को सड़क पे गड्ढे इसलिए दिख रहे हैं, करण मेहरा जी को राजनीति करनी है तो बरसात में भीगते हुए जा रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको इतना ही भीगने का प्यार है तो आपके संगठन का एक नेता मजदूरों की लड़ाई भी लड़ ले। आपका नेता बच्चे पह रहे हैं, पुल की डिमांड कर रहे हैं, उनके लिए भी संघर्ष कर ले। देहरादून पूरा डूब गया, इस पे बात नहीं कर रहे, मगर केदारनाथ क्यों चुनाव है? चुनाव के चक्कर में कांग्रेस बंद करे, जनता की आंख में धूल झोंकना बंद करे। ये राजनीतिक नौटंकी लंबे समय तक नहीं चलेगी। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने दोनों हाथों से इस राज्य को लूटा है, जिसका ये दुष्परिणाम है। जंगल राज को समाप्त करने के लिए ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जा रही है। आप देख रहे होंगे भाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दूसरों की बात पे बोलना जरूर है। ये हरीश रावत जी की जय जयकार कर रहे हैं कि प्रीतम की जय जयकार कर रहे हैं कि करण मेहरा की जय जयकार कर रहे हैं कि ये अपनी पार्टी शांति जी से पूछ लो कौन से गुट को बिलोंग करते हैं। पूरी कांग्रेस की जय जयकार। चलिए ठीक है, अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते। ठीक है, माफ कीजिएगा, कपरवान जी रुक जाइए। प्रमोद कपरवान जी रुकिए जरा। अरुण शर्मा जी, नॉक करना पड़ेगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये मुद्दा चुनावी लाभ पहुंचाएगा कि नहीं। अगर पहुंचाएगा तो हम साथ होंगे, अगर नहीं पहुंचाएगा तो जय श्री राम। तो कांग्रेस चालीसा न पढ़ करके आप लोग अगर जन समस्याओं पर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या करें सर, विपक्ष में आप चिंता होती है कांग्रेस की? मेरे भाई कोरोना के नहीं प्रमोद कपरवान जी, हमें चिंता है कांग्रेस की। ठीक है, अरुण शर्मा जी कांग्रेस पार्टी संजीव जी होल्ड ऑन प्लीज। Maintain the decorum of the debate, please. प्रमोद कपरवान जी। यशी जी, देखिए, निश्चित तौर पे बारिश होती है तो मैंने एक बार पहले भी आपके चैनल में कहा था कि बारिश और अतिवृष्टि पे किसी का जोर नहीं होता। बिल्कुल।
वो सरकारों के नियंत्रण से बाहर है, लेकिन बचाव पे निश्चित तौर पर सरकारों का नियंत्रण होता है। जैसे ये 3 दिन की बारिश थी तो कल देर रात स्कूलों की छुट्टी के आदेश आ गए। अब ये अलग बात है कि कुछ वो आदेश इतना देर से आए कि कई स्कूल सुबह खुल गए, बच्चे पहुंच गए, उनको दिक्कतें हुई। उसके बाद बारिश लगातार कल से चल रही है और अभी 3 दिन का और अलर्ट है। तो ये अलर्ट होना निश्चित तौर पर, देखिए मैंने कहा था कि जब जंगलों में आग लगी तो उससे जड़ तक जल गई, जिससे जो मिट्टी जकड़ने की क्षमता थी उस पेड़ की, वो खत्म हो गई। और कहीं ना कहीं इसी वजह से इस वक्त हमको भूस्खलन ज्यादा दिख रहा है। और मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिए हैं कि 30 सितंबर तक सभी गड्ढे जो सड़कों पर है उनको गड्ढा मुक्त किया जाएगा सड़कों। हम उम्मीद करते हैं, और जैसा संजीव भाई ने कहा कि उसके बाद जब वो सड़कें हमें ये सरकारी रिपोर्ट आ जाए कि अब सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई, तो निश्चित तौर पर एक डिबेट उसमें भी हो जाए। बिल्कुल उसमें पता लग जाएगा कौन सी बची है, कौन सी अभी भी उसी हालत में है या किसमें सुधार हुआ है। लेकिन सड़कों में बहुत सारा काम बाकी है और वो करना पड़ेगा युद्ध स्तर पे, तभी इस प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे, जिस तरीके से सड़कों में गड्ढे हैं उसको लेकर हरीश रावत ने ऐलान किया है कि वो सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालेंगे और सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि बरसात के बाद से ही सड़कों के जो गड्ढे हैं उनको भरने का काम किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेसी लगातार हमलावर हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो देखना होगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।